नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में आपका जो सब्जेक्ट है हिस्ट्री यानी कि इतिहास, उसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा और साथ ही साथ उन क्वेश्चन का आंसर ही बताऊंगा। सो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि आपको आने वाले क्वेश्चन आंसर के बारे में अच्छे से पता चल सके। फिलहाल आज की इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले अति लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे अति लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, महमूद गजनवी कौन था। पहला प्रश्न कह रहा है कि महमूद गजनवी कौन था। तो इस प्रश्न का उत्तर यह हो जाए कि महमूद गजनवी गजनी प्रदेश का रहने वाला था। यह सुबुक्तगीन का पुत्र था। यह बड़ा वीर, उत्साही तथा साहसी व्यक्ति था। यानी कि पहला प्रश्न कह रहा है कि महमूद गजनवी कौन था। तो ये जो प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और इस वीडियो के अंदर मैं आपको जितने भी प्रश्न बताऊंगा, जितने भी उत्तर बताऊंगा, सब महत्वपूर्ण है। तो इसलिए आपको क्या करना है कि सभी प्रश्नों को नोट करना है और सभी प्रश्नों का आंसर भी याद करना है। तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न कह रहा है कि महमूद गजनवी कौन था। तो इस प्रश्न का उत्तर यह हो जाएगा कि महमूद गजनवी गजनी प्रदेश का रहने वाला था। यह सुबुक्तगीन का पुत्र था। यह बड़ा वीर, उत्साही तथा साहसी व्यक्ति था। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो यहाँ पे आपका दूसरा प्रश्न दिया हुआ है, महमूद गजनवी ने भारत पर कितने आक्रमण किए। दूसरा प्रश्न कह रहा है जो महमूद गजनवी है, यहाँ पे आपको बताना है कि महमूद गजनवी ने भारत पर कितने आक्रमण किए। तो इस प्रश्न का उत्तर ये हो जाएगा कि महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए। यानी कि जो महमूद गजनवी है भारत पर कितने बार आक्रमण किया था, तो महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो यहाँ पे आपका तीसरा प्रश्न दिया हुआ है, अर्थ पुरुषार्थ के महत्व की संक्षेप में विवेचना कीजिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो अर्थ पुरुषार्थ है, यहाँ पे आपको अर्थ पुरुषार्थ के महत्व की संक्षेप में विवेचना करना है। तो इस प्रश्न का उत्तर ये हो जाएगा, मानव जीवन में अर्थ का बहुत महत्व है। दान तथा अभिलाषाएं अपनी सिद्धि के लिए अर्थ पर ही निर्भर है। अर्थ के अभाव में मनुष्य असंतोष का शिकार हो जाता है। असंतोष पाप का जनक है। गरीबी वास्तव में अभिशाप है। निर्धन व्यक्ति और उनका समाज का भी उत्थान नहीं कर सकते, स्वाभिमान के साथ नहीं जी सकते। यानी कि ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर कह रहा है कि अर्थ पुरुषार्थ का क्या महत्व है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये हो जाए कि जो मानव जीवन है, मानव जीवन में अर्थ का बहुत महत्व है। अर्थ का मतलब यहाँ पे धन होगा, यानी कि मानव जीवन में धन का बहुत महत्व है। अगर आपके पास धन नहीं है तो आपका जीवन कैसा हो जाएगा, आपका जीवन जो है गरीबी में व्यतीत होगा। और जो गरीबी है, गरीबी जो है अभिशाप है। और इसके अंदर कह रहा है कि जो निर्धन व्यक्ति होता है और जो उसका समाज होता है, निर्धन व्यक्ति और उसका समाज कभी बढ़ नहीं सकता, यानी कि उत्थान नहीं कर सकता और स्वाभिमान के साथ नहीं जी सकता। तो ये जो प्रश्न है उसको देख लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, मुंज ने किन किन राजाओं से युद्ध किया था। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो मुंज है, यहाँ पे आपको बताना है कि मुंज ने किन किन राजाओं से युद्ध किया था। तो इस प्रश्न का आंसर ये हो जाएगा कि मुंज जो है, मुंज ने चाहमानों से युद्ध किया था, गुहिलों से युद्ध किया था, त्रिपुरी के कलचुरियों से युद्ध किया था और चालुक्यों से युद्ध किया था। यानी कि ये जो आपका चौथा क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि मुंज ने किन किन राजाओं से युद्ध किया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा कि मुंज ने चाहमानों से युद्ध किया था, गुहिलों से युद्ध किया था, त्रिपुरी के कलचुरियों से युद्ध किया था और चालुक्यों से युद्ध किया था। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, दुर्लभ राज कौन था। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि दुर्लभ राज कौन था। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा कि दुर्लभ राज चामुंड राज का पुत्र था। उसके बाद वह चालुक्य वंश का राजा बना। दुर्लभ राज ने 1022 ईस्वी तक शासन किया। यानी कि पांचवा क्वेश्चन जो कह रहा है कि दुर्लभ राज कौन था, तो दुर्लभ राज जो है चामुंड राज का पुत्र था। उसके बाद वह चालुक्य वंश का राजा बना। यानी कि जो दुर्लभ राज है, दुर्लभ राज जो है चामुंड राज का पुत्र था। तो चामुंड राज जब मर गया, यानी कि चामुंड राज की मृत्यु के बाद उसका जो पुत्र है दुर्लभ राज, ये जो है उसका पुत्र दुर्लभ राज जो है कि चालुक्य वंश का राजा बना और दुर्लभ राज ने 1022 ईस्वी तक जो है कि शासन किया। और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, गुर्जर प्रतिहार किस जाति के थे। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो गुर्जर प्रतिहार है किस जाति के थे। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा गुर्जर प्रतिहार क्षत्रिय थे। यानी कि गुर्जर प्रतिहार किस वंश के थे, तो गुर्जर प्रतिहार क्षत्रिय थे। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, परमार वंश का पहला राजा कौन था। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो परमार वंश है, यहाँ पे आपको बताना है कि परमार वंश का पहला राजा कौन था। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा कि परमार वंश का पहला राजा उपेंद्र था। उसने 790 ईस्वी से लेकर 817 ईस्वी तक शासन किया। यानी कि जो परमार वंश है, परमार वंश का पहला राजा कौन था, तो परमार वंश का पहला राजा उपेंद्र था। उसने 790 ईस्वी से लेकर 817 ईस्वी तक शासन किया। अब बात किया जाए अगले क्वेश्चन की। तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, राजश्री कौन थी, उसका विवाह किसके साथ हुआ था। आठवां क्वेश्चन कह रहा है कि राजश्री कौन थी। यहाँ पे आपको बताना है कि राजश्री कौन थी और ये भी बताना है कि उसका विवाह किसके साथ हुआ था। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा कि राजश्री प्रभाकर वर्धन की पुत्री थी। उसका विवाह मौखरी वंश के अंतिम नरेश गृहवर्मन के साथ हुआ था। यानी कि जो राजश्री है, राजश्री कौन थी, तो राजश्री प्रभाकर वर्धन की पुत्री थी और उसका विवाह किसके साथ हुआ था, तो उसका विवाह जो है मौखरी वंश के अंतिम नरेश गृहवर्मन के साथ हुआ था। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नौ क्वेश्चन दिया हुआ है, गुप्त काल में ललित कलाओं का उत्कर्ष बताइए। नौ क्वेश्चन कह रहा है जो गुप्त काल है, यहाँ पे आपको गुप्त काल में ललित कलाओं का उत्कर्ष
प्लस बताना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा कि गुप्त काल ललित कलाओं का स्वर्ग माना जाता है। सर्वप्रथम गुप्त काल में ही मंदिर निर्माण कला का सर्वाधिक विकास हुआ था। अजंता और बाघ की गुफा इस युग की चित्रकला के उदाहरण है। यानी कि जो गुप्त काल है, गुप्त काल को ललित कलाओं का स्वर्ग माना जाता है। सर्वप्रथम गुप्त काल में ही मंदिर निर्माण कला का सर्वाधिक विकास हुआ था। यानी कि सबसे पहले मंदिर निर्माण कला कब विकास हुआ, तो सर्वप्रथम जो है कि मंदिर निर्माण कला का विकास गुप्त काल में हुआ था। और अजंता और बाघ के जो गुफा हैं, अजंता और बाघ के गुफा इस युग की चित्रकला के उदाहरण है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, आर्यावर्त अभियान में पराजित राजाओं का उल्लेख कीजिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो आर्यावर्त अभियान है, यहाँ पे आपको आर्यावर्त अभियान में पराजित राजाओं के बारे में बताना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये हो जाए कि आर्यावर्त के पराजित राजाओं में प्रमुख राजा निम्न थे। पहला है रुद्रदेव, दूसरा मतील, तीसरा नागदेव, चौथा है चंद्रवर्मा, पांचवा है गणपति नाग, छठा है नागसेन, सातवां है अच्युत, आठवां है नंदीन और नौवां है बलवर्मन। यानी कि जो 9 राजा हैं, ये 9 राजा कौन है, तो 9 राजा जो है आर्यावर्त अभियान में पराजित राजा हैं। और भी बहुत सारे हैं, लेकिन ये मुख्य जो है 9 राजा हैं जो कि आर्यावर्त अभियान में पराजित थे, यानी कि ये जो है कि हार गए थे। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, चंद्रगुप्त प्रथम कौन था। 11वां क्वेश्चन कह रहा है कि चंद्रगुप्त प्रथम कौन था। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा, चंद्रगुप्त प्रथम घटोत्कच का पुत्र था। प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार चंद्रगुप्त प्रथम सर्वप्रथम ऐसा शासक था जिसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण किया था। यानी कि अगला क्वेश्चन जो आपका कह रहा है कि चंद्रगुप्त प्रथम कौन था, तो यहाँ पे कह रहा है कि जो चंद्रगुप्त प्रथम था, चंद्रगुप्त प्रथम जो है कि घटोत्कच का पुत्र था। प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार चंद्रगुप्त प्रथम सर्वप्रथम ऐसा शासक था जिसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण किया था। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, अशोक का धर्म क्या है। 12वां क्वेश्चन कह रहा है कि अशोक का धर्म क्या है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा, अशोक का धर्म सभी धर्मों के सार तत्वों का विकसित रूप था। बौद्ध होते हुए अपने व्यक्तित्व विचारों को उसने जनता के ऊपर नहीं थोपा। धर्म के अंतर्गत अशोक ने सत्य, पवित्रता, दान, संयम, साधुता एवं दृढ़ता के गुणों का पालन करने को आवश्यक बताया। यानी कि जो अशोक का धर्म है, अशोक का धर्म क्या है, तो अशोक का धर्म सभी धर्मों के सार तत्वों का विकसित रूप था। बौद्ध होते हुए अपने व्यक्तित्व विचारों को उसने जनता के ऊपर नहीं थोपा। धर्म के अंतर्गत अशोक ने सत्य, पवित्रता, दान, संयम, साधुता एवं दृढ़ता के गुणों का पालन करने को आवश्यक बताया। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, मौर्य वंश की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। 13वां क्वेश्चन कह रहा है जो मौर्य वंश है, यहाँ पे आपको मौर्य वंश की प्रमुख विशेषता बताना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा कि मौर्य काल की प्रमुख विशेषता निम्नलिखित है। पहला, मौर्य काल से भारत का विदेशों से संपर्क बढ़ा। यानी कि जो मौर्य काल है उसकी विशेषता क्या है, तो मौर्य काल की पहली विशेषता ये है कि मौर्य काल से भारत का विदेशों से संपर्क बढ़ा। दूसरा, मौर्यकालीन शासकों ने भारत को एक विशेष संस्कृति प्रदान की जिसे अशोक जैसे महान सम्राट ने विदेशों में प्रसारित किया, यानी कि विदेशों में फैलाया। उसके बाद तीसरा इसका महत्व ये है कि मौर्य वंश ने शासकों ने भारत में एक छत्र राज्य की स्थापना की। यानी कि जो मौर्य वंश के शासक थे, मौर्य वंश के शासकों ने भारत में एक छत्र राज्य की स्थापना की। और चौथा इसकी विशेषता ये है कि मौर्य काल से ही प्राचीन भारतीय इतिहास का क्रमबद्ध वर्णन हमें प्राप्त होता है। यानी कि जो मौर्य वंश है इसकी 4 विशेषता है। पहली विशेषता क्या है, तो पहली विशेषता ये है कि मौर्य काल से भारत का विदेशों संपर्क बढ़ा, यानी कि भारत और विदेशों के बीच संपर्क बढ़ा। दूसरा, मौर्यकालीन शासकों ने भारत को एक विशेष संस्कृति प्रदान की जिसे अशोक जैसे महान सम्राट ने विदेशों में प्रसारित किया, यानी कि विदेशों में लेकर गया, विदेशों में फैलाया। उसके बाद तीसरा है कि मौर्य वंश के शासकों ने भारत में एक छत्र राज्य की स्थापना की। और चौथा है मौर्य काल से प्राचीन भारतीय इतिहास का क्रमबद्ध वर्णन हमें मिलता है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है, सभा के बारे में संक्षेप में लिखिए। 14वां क्वेश्चन कह रहा है जो सभा है, यहाँ पे आपको सभा के बारे में संक्षेप में लिखना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा कि ऋग्वेद में इसका उल्लेख 8 बार मिलता है। यानी कि जो सभा है इसका उल्लेख हमें कहाँ मिलता है, तो सभा का उल्लेख हमें ऋग्वेद में मिलता है और इसका उल्लेख जो है 8 बार मिलता है। इसमें महिलाएं हिस्सा लेती थी, उन्हें सभावती कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की भागीदारी बंद कर दी गई। सभा एक संसद के रूप में कार्य करती थी और वाद विवाद तथा चर्चों के द्वारा राजकाज निपटाती थी। सभा का प्रधान सभापति कहलाता था। यानी कि जो सभा है इसका उल्लेख कहाँ मिलता है, तो सभा का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है और इसका उल्लेख जो 8 बार मिलता है। इसमें महिलाएं हिस्सा लेती थी, यानी कि जो सभा थी इसके अंदर महिलाएं भी हिस्सा लेती थी और उन्हें सभावती कहा जाता था। यानी कि जो महिलाएं होती थी उन्हें क्या कहा जाता था, तो महिलाओं को सभावती कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की भागीदारी बंद कर दी गई। सभा एक संसद के रूप में कार्य करती थी और वाद विवाद तथा चर्चों के द्वारा राजकाज निपटाती थी। सभा का प्रधान सभापति कहलाता था। यानी कि जो सभा का प्रधान होता था उसे क्या कहलाता था, तो सभा का प्रधान सभापति कहलाता था। अब बात की जाए अगले क्वेश्चन की, तो यहाँ पे आपका 15वां क्वेश्चन दिया हुआ है, वैदिक संस्कृति के निर्माता कौन थे। 15वां क्वेश्चन कह रहा है जो वैदिक संस्कृति है, यहाँ पे आपको बताना है कि वैदिक संस्कृति के निर्माता कौन थे। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा, वैदिक संस्कृति के निर्माता आर्य थे, जिसका अर्थ है श्रेष्ठ। यानी कि जो वैदिक संस्कृति है उसके निर्माता कौन है, तो वैदिक संस्कृति के
निर्माता आर्य थे, जिसका अर्थ क्या है, जिसका अर्थ है श्रेष्ठ। आर्य भाषा सूचक शब्द है, प्रजाति सूचक नहीं है। यानी कि जो आर्य भाषा है, आर्य भाषा क्या है, तो आर्य भाषा सूचक शब्द है, प्रजाति सूचक नहीं है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर आपका 16वां क्वेश्चन दिया हुआ है, मोहनजोदड़ो पुरास्थल के बारे में संक्षेप में लिखिए। 16वां क्वेश्चन कह रहा है जो मोहनजोदड़ो स्थल है, यहाँ पे आपको मोहनजोदड़ो पुरास्थल के बारे में संक्षेप में लिखना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा, यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिले में सिंधु नदी के दाहिनी तट पर स्थित है। यह क्षेत्रफल की दृष्टि में सबसे बड़ा नगर था, जो 250 हेक्टेयर में बसा था। यानी कि ये जो नगर है मोहनजोदड़ो, कह रहा है कि ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा नगर था, जो 250 हेक्टेयर में बसा था। इसकी जनसंख्या सर्वाधिक थी। मोहनजोदड़ो का अर्थ है प्रेटू का टीला। मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ है, तो मोहनजोदड़ो का अर्थ है प्रेटू का टीला। इसे सिंधु का बाग भी कहा जाता है। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में राखालदास बनर्जी ने किया था। यानी कि जो राखालदास बनर्जी है, इसने जो है कि 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो की खोज की थी। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात किया जाए अगले क्वेश्चन की, तो यहाँ पे आपका 17वां क्वेश्चन दिया हुआ है, पाषाण काल को कितने कालों में विभाजित किया गया है। 17वां क्वेश्चन कह रहा है जो पाषाण काल है, यहाँ पे आपको बताना है कि पाषाण काल को कितने कालों में बांटा गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा कि पाषाण काल को 3 कालों में बांटा गया है। यानी कि जो पाषाण काल है उसको 3 कालों में विभाजित किया गया है। पहला है आपका पूरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल और तीसरा है नव पाषाण काल। यानी कि जो पाषाण काल है उसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला है पूरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल और तीसरा है नव पाषाण काल। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 18वां क्वेश्चन दिया हुआ है, चालुक्य वंश का पहला शासक कौन था। 18वां क्वेश्चन कह रहा है जो चालुक्य वंश है उसका पहला शासक कौन था। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा कि चालुक्य वंश का पहला शासक मूलराज प्रथम था। यानी कि जो मूलराज प्रथम है, मूलराज प्रथम जो है कि चालुक्य वंश का पहला शासक था, प्रथम शासक था। मूलराज ने 942 ईस्वी से लेकर 995 ईस्वी तक राज किया। यानी कि जो चालुक्य वंश है उसका पहला शासक कौन था, तो चालुक्य वंश का पहला शासक मूलराज प्रथम था और मूलराज ने 942 ईस्वी से लेकर 995 ईस्वी तक राज किया। तो टोटल आपके 18 क्वेश्चन हो गए और 18 क्वेश्चन का आंसर हो गए, जो कि मैंने इस वीडियो के अंदर आपको बता दिया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे और लघु उत्तरीय प्रश्नों का आंसर जानेंगे। तो ये जो वीडियो है बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम की दृष्टि से, मैंने आपको जितने भी क्वेश्चन बताए हैं ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और इस बार भी पूछे जाएंगे। इसलिए आपको क्या करना है कि सभी क्वेश्चन को नोट करना है और सभी क्वेश्चन का आंसर भी आपको याद करना है। दोस्तों आज इस वीडियो को मैं स्किप करता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर किस टॉपिक के ऊपर चाहिए, किस सब्जेक्ट के बारे में आप जानना चाहते हैं। थैंक यू दोस्तों।